नमस्कार दोस्तों। आज से हम इंडियन इकोनॉमी की अपनी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज के से हम अलग-अलग लेक्चर्स के माध्यम से लगभग इसमें आपको 30-35 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसके माध्यम से जो भी इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे मौद्रिक नीति है या फिर राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी है। इसके अलावा मान लीजिए इन्फ्लेशन है, महँगाई है। इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही आसान शब्दों में इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो इसका आपको फ़ायदा सबसे पहला तो ये होगा कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद इंडियन इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स हैं, उसके संबंध में आपको एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद जब आप एक अच्छी समझ विकसित कर लेंगे, तो उस समझ को विकसित करने के बाद जब आप दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर को आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी इकोनॉमी का आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, आप उसके असली अर्थ को समझ पाएँगे। तो ये जो सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है और इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इसमें क्या फ़र्क होता है, को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक ही चीज़ है। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है, वो इसी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच की बहस के ऊपर बेस्ड है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले ज़रा हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अब अगर हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया, तो अब आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था और कुछ नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैसे को केंद्र में रखकर नीतियाँ बनाई जाती है और इस नीतियों के माध्यम से जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं, इन आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। आर्थिक क्रिया में क्या-क्या आता है? इसमें उत्पादन आता है, इसमें आप देखें तो निवेश आता है। तो इन सारी चीज़ों के संबंध में जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, पैसे को ध्यान में रखकर उस व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के तहत जो भी व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? इस व्यवस्था का उद्देश्य होता है कि कोई भी देश अपने नागरिकों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उस सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। तो अब अगर मैं इनको एक सेंटेंस में बोलूँ, तो नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पैसे को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है? अर्थव्यवस्था कुछ सिद्धांतों पे काम करती है, तो वो सिद्धांत क्या है? उस सिद्धांत का अध्ययन हम जिस विषय के तहत करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है? तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझना है। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्थव्यवस्था किन-किन सिद्धांतों पे काम करती है, ये सिद्धांत बताता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में बोलूँ, तो कुछ सिद्धांत बताता है। माफ़ कीजिएगा। ये जो अर्थशास्त्र है, ये सिद्धांत बताता है और इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप, यानी कि इस सिद्धांत का एप्लीकेशन जो है, वो आपको अर्थव्यवस्था के तौर पे देखने को मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में ये फ़र्क है। अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उठाने का प्रयास करता है और अर्थव्यवस्था जिन सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, उन सिद्धांतों को समझने का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध को भी आपने समझा होगा और इनके बीच में अंतर को भी समझा होगा। अब ज़रा हम अर्थशास्त्र को और ज़्यादा टेक्निकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में क्या बोला कि अर्थशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है जो कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में हमें बताता है। अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किसने किया है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को सामान्य तरीके से परिभाषित करते हुए सिर्फ ये कहा कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं है, ये पैसे का विज्ञान है। ठीक है? इस सेंटेंस को आपको समझना है। पैसे का विज्ञान का मतलब अर्थशास्त्र में पैसे का इस्तेमाल किस-किस तरीके से हो सकता है, किस-किस उद्देश्य से हो सकता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो अब मैं टेक्निकल शब्दों में अगर कहूँ, तो अर्थशास्त्र एक विषय है। इस विषय में हम क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार, तीनों स्तर पर हम बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो
या कोई भी सरकार हो। ये तीनों के तीनों किस तरीके से अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सबके पास संसाधन जो है वो सीमित है, अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने असीमित ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके माध्यम से हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी संस्था जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके कैसे वो अपने अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करते हैं और कैसे वो अपने असीमित ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जिसमें हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसमें हम उपभोग पढ़ते हैं, इसमें हम बचत के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें मैंने बताया आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र को सामान्य शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र वो विषय है जिसमें कोई भी सरकार किस तरीके से अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके असीमित ज़रूरतों को पूरा करती है, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब हम अर्थशास्त्र की अलग-अलग शाखाओं के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र को मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति अपने स्तर पर कैसे पैसे का प्रबंधन करता है, एक व्यक्ति अपने स्तर पर कैसे सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके असीमित ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, हम उसको भी पढ़ते हैं। और अर्थशास्त्र इस चीज़ का भी अध्ययन करता है कि एक सरकार या फिर एक देश कैसे अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए काम करती है। तो जब हम अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति के लेवल पे या किसी फर्म के लेवल पे या किसी एक उद्योग के लेवल पे जब बात करते हैं कि वो कैसे अपने संसाधनों को मैनेज कर रहा है, तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि हम इसमें माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी सरकार या देश के बारे में बात करें कि कोई भी सरकार या देश कैसे आर्थिक क्रियाओं का संपादन करती है, कैसे अपने पैसे का प्रबंधन करती है, तो इस अर्थशास्त्र की शाखा को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। ये मेन फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और फ़र्क है जिसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रा हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग टेबल बनाते हैं और टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहला अंतर क्या बताया कि व्यष्टि में हम केवल व्यक्ति के स्तर पर या फिर किसी एक फर्म के स्तर पर हम बात करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम सरकार या फिर देश के स्तर पर बात करते हैं, ठीक है? पहला अंतर तो ये है। फिर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अभी समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कीमत सिद्धांत कहने का मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात पर मेनली फोकस करता है कि बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे हो रहा है, इसलिए हम इसको कीमत सिद्धांत कहते हैं। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है, हम इसको आय और रोजगार सिद्धांत कहते हैं। आय और रोजगार सिद्धांत कहते हैं। आय और रोजगार सिद्धांत कहने का मतलब कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, वो पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है। पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन होगा, कैसे उपभोग होगा, कितनी बचत होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी चीज़ का उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इस रोज़गार के बाद जो उत्पादन करेगा, उसको आय होगी। तो इसलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोज़गार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है? तीसरा जो इसमें आप देखें तो अंतर है, या ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये मुख्यतः आप देखें तो उत्पादक, उपभोग और कीमत इनकी बात करता है। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग पहलू हैं, जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जैसे कि आपका फिस्कल पॉलिसी हो गया, जैसे महँगाई हो गया, इसके अलावा कराधान हो गया, टैक्सेशन हो गया। इसके अलावा मान लीजिए सरकार जो अपना खाता मेंटेन करती है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर भुगतान संतुलन कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र के तहत पढ़ते हैं।
तो हमारा जो मुख्य फ़ोकस रहने वाला है इस पूरी सीरीज़ में वो समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर ही रहने वाला है। हम समझने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, हम समझने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी को, हम समझने वाले हैं महँगाई को, हम समझने वाले हैं टैक्सेशन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो ये सारी चीज़ों पे हमारा फ़ोकस रहने वाला है। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएँ हैं जिसमें मुख्य अंतर ये होता है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अलग-अलग प्रकार के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको बार-बार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र हमने समझ लिया, अब एक बार फिर से हम आ गए हैं अर्थव्यवस्था के पास। अब अर्थव्यवस्था को अलग-अलग आधारों पे अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? हम देखेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का जो विभाजन का आधार है, इसके जो वर्गीकरण का आधार है, वो है सरकार की भूमिका के आधार पर। ठीक है? सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है, वो 2 तरीके की या 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहला इसमें आपको देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक? दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी को और समाजवादी को और मिश्रित को, इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका वर्गीकरण किन-किन आधारों पर होता है। ठीक है? तो पहला आधार हमारा क्या था? सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में डिवाइड किया जाता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है? इसके वर्गीकरण का दूसरा आधार आपको देखने को मिलेगा, वो है विकास की अलग-अलग अवस्था पे। तो विकास की अवस्था के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी विकसित अर्थव्यवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? इसके संबंध में वर्ल्ड बैंक का अपना एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के बेस पे हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो विकास की अवस्था के आधार पर पहली प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, वो है विकसित। दूसरा विकासशील और तीसरा अल्प विकसित। ठीक है? तो ये दूसरा आधार हो गया जिसके आधार पर हमने अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार को देखा। अर्थव्यवस्था को विभाजित करने के, वर्गीकृत करने के तीसरे आधार के बारे में अगर हम बात करें, तो अलग-अलग क्षेत्रों की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, तो उसके आधार पर भी हमें अर्थव्यवस्था अलग-अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो अब हमारा आधार क्या है? विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका कहने का मतलब मान लीजिए कृषि है या फिर द्वितीयक क्षेत्रक है, विनिर्माण है या फिर सेवा क्षेत्रक है। तो अलग-अलग क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को अलग-अलग अर्थव्यवस्था में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें अगर कृषि प्रधान कोई अर्थव्यवस्था है, तो हम उसको कृषक अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है? उसके बाद अलग अगर माफ़ कीजिएगा, अगर कोई अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान है, तो हम उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलेंगे और अगर कोई अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान है, तो हम उसको सेवा अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो अलग-अलग क्षेत्रों की भूमिका कितनी ज़्यादा है, उसके आधार पर हम इस 3 तरीके में अर्थव्यवस्था को विभाजित कर सकते हैं। विभाजन का एक और आधार है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कैसा संबंध है। ठीक है? शेष विश्व के साथ संबंध के आधार पर। देखिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप एक नोट्स और आप अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे उसको नोट कर सकें। तो शेष विश्व के साथ जो संबंध है, उसके आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों के लिए खुली होती है। दुनिया के बाकी देशों के साथ उनका व्यापार होता है, दुनिया के बाकी देशों के साथ आप देखें तो उनका लेन-देन होता है और पूरी तरीके से दुनिया के बाकी देश उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन जो एक और अर्थव्यवस्था होती है, वो शेष विश्व के साथ कटी हुई होती है और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आता है, यानी लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद से जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो हम पूरे विश्व के लिए खोल दी गई और फिर हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में 1991 के रिफॉर्म के बाद तब्दील हो जाती है।
तो ये एक और आधार है जिसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण का एक और आधार ये हो सकता है कि प्लानिंग कैसी हो रही है। नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं, तो नियोजन के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करें तो हम इसको योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी जिसमें सारी चीज़ें किसी योजना के तहत की जाती है, और दूसरा हो सकता है गैर योजनाबद्ध, जिसमें कोई योजना नहीं है, बस अर्थव्यवस्था चल रही है। तो दो तरीके की अर्थव्यवस्था हो सकती है, योजनाबद्ध जिसमें योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था चल रही हो, और गैर योजनाबद्ध जिसमें कोई भी योजना नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था फिर भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक और आधार हो सकता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की निर्भरता कितनी ज़्यादा है। तो माफ़ कीजिएगा, निर्भरता के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, तो एक अर्थव्यवस्था हो सकती है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसको मतलब जो बनाने पर अभी हमारी सरकार जोर दे रही है कि हम अपने देश के अंदर ही अधिकांश चीज़ों का उत्पादन करें, दूसरे देशों पर मतलब हमारी ज़रूरतों के लिए निर्भरता कम से कम हो। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी चीज़ों के लिए हम अपने देश के भीतर ही, अब देखें तो निर्भर रहें। अब हमारे देश में मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो क्या है? वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही एक कदम है, ठीक है? दूसरा हो सकता है आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें जो एक देश की अर्थव्यवस्था है, वो दूसरे देशों पर आश्रित है। वो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें हैं दूसरे देशों पर आश्रित उसके लिए है। और तीसरा होता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब, मान लीजिए कि 2 देश हैं, ठीक है? ए और बी। तो ए की निर्भरता भी बी पर है और बी की निर्भरता भी ए पर है। तो ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रित अर्थव्यवस्था में ए और बी 2 देश हैं, तो ए की निर्भरता बी के ऊपर बहुत ज़्यादा है और बी लगभग ना के बराबर ए पर निर्भर है, तो इसको हम आश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। लेकिन जब ए और बी की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर लगभग बराबर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हमने दोस्तों बात की 5 प्रकार के आधारों के ऊपर अर्थव्यवस्था के अलग-अलग प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कि सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हो सकते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर विकास की अवस्था के आधार पर भी जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार की हो सकती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अलग-अलग क्षेत्रों की क्या भूमिका है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। अगर कृषि यानी एग्रीकल्चर किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख भाग है, तो उसको कृषक अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उद्योग प्रमुख है तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और सेवा प्रमुख है यानी तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो फिर हम उसको सेवा अर्थव्यवस्था बोलेंगे। शेष विश्व के साथ संबंध कैसा है, उसके आधार पर कोई भी अर्थव्यवस्था खुली हो सकती है और कोई भी अर्थव्यवस्था बंद हो सकती है। बंद अर्थव्यवस्था 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी, और 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है। प्लानिंग के बेस पे अगर हम बात करें तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो सकती है, जिसमें योजना के माध्यम से हम अपने, अब देखें तो अर्थव्यवस्था को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपने हमारे यहाँ पे भी जो 5 ईयर प्लान्स सुना होगा, ये भी एक प्लानिंग अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चलती है बिना किसी प्लान के, और निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से अपने देश के अंदर ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेती है। आश्रित अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे देश पर आश्रित रहता है, और परस्पर निर्भर मतलब जब 2 देश दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो अपनी-अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले सेशन में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है? और फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या-क्या इसकी विशेषताएँ होती है, भारत किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, भारत ने आखिरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया, इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की क्या-क्या विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन-कौन से प्रमुख आप देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगले सेशन में जो हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, और अगर दोस्तों जाने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।